अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है? मान लो हमारा किसी कंडक्टर और कॉइल को हम स्टेशनरी रखे हुए हैं। किसी भी कंडक्टर और कॉइल को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टेशनरी रखे हैं। और उसमें मैग्नेटिक या लाइन ऑफ फोर्सेस, यदि वो हमारा मैग्नेटिक या लाइन ऑफ फोर्स जो है वो हमारा कैसा है? चेंजिंग नेचर का हो। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा जो इंड्यूस होगा किसी भी जो कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में ड्यू टू चेंजिंग ऑफ फ्लक्स के चलते हो हमारा, तो ऐसे वोल्टेज को हम लोग कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में ना तो आपको क्या करना है? कंडक्टर को रोटेट कराना है हमारा। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि कोई कंडक्टर हमारा होगा उसको आप मैग्नेट के अंडर रोटेट कराओगे, या आपका मैग्नेट को क्या करना है? किसी कंडक्टर के सराउंडिंग हमको मूव कराना है। इसमें क्या होगा? एक कंडक्टर होगा और उसमें मान लो वो कंडक्टर में हमारा n नंबर ऑफ टर्न्स है, या कंडक्टर बोलो या कॉइल बोलो जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, और वो हमारा यदि कंडक्टर हमारा या कॉइल हमारा स्टेशनरी में है, मान लो कि ये कंडक्टर हमारा क्या है? स्टेशनरी में है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है और इसमें करंट हम फ्लो करा दें I, तो यहाँ पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा हमारा जिसका वैल्यू n इंटू कितना I होगा। इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते हमारा इस कॉइल में हमारा क्या होगा? एक फ्लक्स हमारा लिंक करेगा, और यदि ये फ्लक्स चेंजिंग नेचर का होगा तो इस चेंजिंग फ्लक्स के चलते इस कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, इसी वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। और इस स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला E इक्वल टू n d phi अपॉन dt। फर्दर इस इंड्यूस्ड वोल्टेज को, स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज को हम दो भाग में क्लासिफाइड करते हैं, बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरे को बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर इस केस में कंडक्टर को हम किसी मैग्नेट के अंदर हम लोग रोटेट नहीं करा रहे हैं, या किसी जो मैग्नेट को कंडक्टर के सराउंडिंग हम मूव नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? एक कंडक्टर लिए हैं और उस कंडक्टर में हैविंग ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n है, और उसमें करंट हम फ्लो कराते हैं I। इसी करंट के चलते हमारा इस कॉइल में जो फ्लक्स हमारा लिंक करेगा, जो फ्लक्स पास करेगा इस कॉइल से, वो हमारा क्या होगा? अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। और इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स के चलते इस कॉइल में जो वोल्टेज हमारा जनरेट होगा, तो इस वोल्टेज को हम लोग जो बोलेंगे आपको स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। और स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला E इक्वल टू n d phi अपॉन dt। और फर्दर इसको हम लोग दो भाग में क्लासिफाइड करते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज को। एक को बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरे को बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सेल्फ हमारा इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअली इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। तो हम कंसीडर कर रहे हैं एक कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। लेट अस consider a coil having n number of turns and current passing through it be I ampere as shown in figure।
एक हम कॉइल कंसीडर किए हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारा n है, और इसमें करंट जो पास हो रहा है उसका वैल्यू I एम्पियर है। तो इस जब ये करंट हमारा इस कॉइल के थ्रू पास करेगा तो इस कॉइल के क्रॉस हमारा क्या एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होगा, जिसके चलते हमारा क्या होगा, इस कॉइल में हमारा फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। इसके क्रॉस फ्लक्स सेटअप होगा, मान लो इसके क्रॉस फ्लक्स सेटअप हुआ जो फाई होगा। तो ड्यू टू एमएमएफ जिसका वैल्यू n इंटू कितना I, इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते ड्यू टू एमएमएफ फ्लक्स लिंक in the coil, due to MMF flux link in the coil, और अकॉर्डिंग टू हमारा ओम्स लॉ दिस j flux link in the coil is directly proportional to current। According to Ohm's law, flux directly proportional to I। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लायर हमारा क्या है, L है हमारा, एंड दिस L इज नोन एज इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। Here L is known as self inductance और inductance, that is L इक्वल टू कितना 5/I। यानी फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर करेंट जो होगा हमारा उसी को हम क्या बोल देंगे, आपका इंडक्टेंस, और इसका यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। इसका यूनिट क्या होगा, हेनरी। इट इज मेजर्ड इन हेनरी, और हेनरी को हम S से डिनोट करते हैं ये, यानी फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट इज नोन एज इंडक्टेंस। अब ये जब हमारा फ्लक्स हमारा फ्लो होगा, इस लिंक फ्लक्स जो हमारा ये इसमें आपका कॉइल में जब हमारा लिंक करेगा हमारा, तो ड्यू टू दिस करंट के चलते, और यदि ये करंट हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का हो तो ये फ्लक्स भी जो सेटअप होगा इस कॉइल में वो भी हमारा क्या होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। और इस फ्लक्स के चलते हमारा ये जब फ्लक्स हमारा ये कंडक्टर को कट करेगा हमारा, तो इसके चलते यहाँ पर क्या होगा, इस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, और ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो आपका स्टैटिकली इंड्यूस वोल्टेज होगा हमारा। वो वोल्टेज होगा वो कौन सा हमारा, स्टैटिकली इंड्यूस वोल्टेज होगा। यानी यहां से यदि हम इंड्यूस वोल्टेज का वैल्यू निकालें, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज बिकम्स ET का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना, N d∅ अपॉन कितना dt, कितना। इसके बाद इधर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अब यहां से इस एक्सप्रेशन में हम यहां से फाई का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, तो इसको हम नंबर 1 कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग
the value of phi equal to L by I in इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देयरफॉर इस केस में इंड्यूस्ड वोल्टेज का वैल्यू जो होगा ET का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा N d/dt और पाई इंटू कितना, पाई का जो वैल्यू वो कितना L/I है। पाई का वैल्यू कितना हमारा हो जाएगा L इंटू आई, सॉरी पाई का वैल्यू कितना है L इंटू आई। इस पाई की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा इतना। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो N इंटू आई और पाई का वैल्यू कितना L इंटू आई, तो L हमारा इस फाई की जगह यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दिए इसमें, तो इतना हमारा हो जाएगा और L कांस्टेंट इसको बाहर कर लिए तो N इंटू L हमारा डी आई अपॉन कितना dt। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ET का जो वैल्यू होगा वो N इंटू L और L का वैल्यू देखो कितना है 5/I है हमारा, तो L के जगह हम 5/I di अपॉन कितना dt इतना। और ये N इंटू 5 हमारा क्या फ्लक्स लिंकेज है, तो फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टेंस। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे इंडक्टेंस। तो ET इक्वल टू ये वैल्यू को हम क्या कहें L di अपॉन कितना dt। दैट मीन्स L का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया N इंटू 5/I। ये हमारा, तो हमारा फ्लक्स कैलकुलेट करने का हम दो फॉर्मूला आपको बता दिए। 5/I का जो रेशियो होगा उससे भी हमको क्या मिलेगा फ्लक्स मिल जाएगा, और हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर दें और उसको करंट से डिवाइड करें तो भी हमारा क्या होगा इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। और ये जो इंडक्टेंस होगा इसी इंडक्टेंस को सेल्फ इंडक्टेंस और हम लोग इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके पास में और कोई हमारा कॉइल नहीं रखा हुआ है। यदि हमारा सारा का सारा फ्लक्स सिर्फ इसी कॉइल में होगा और इस फ्लक्स के चलते हमारा जो इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज जनरेट होगा हमारा, उस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। यानी इस ET को यहाँ हम लोग कह सकते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। इसी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। इतना यानी L का वैल्यू क्या, तो ये जो फॉर्मूला हमारा हो गया, ये फॉर्मूला आपका कब हम लोग यूज करेंगे, जब हमको कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पता हो, फ्लक्स का वैल्यू पता हो और उसमें कितना करंट पास हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अब यहां से हम लोग एक रिलेशन और फाइंड करेंगे आपका। उस केस में हम लोग टोटल जो है कितना फ्लक्स का वैल्यू होगा वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं कि आपका N इंटू 5 जो है वो फ्लक्स लिंकेज है हमारा और I हमारा करंट है। यानी फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस। फ्लक्स
linkage per unit current is known as self flux or flux. That is L equal to N into 5 by I. I suppose sometimes we have to call designing the formula for calculating the value of inductance. जब हमको इंडक्टेंस डिजाइन करना होगा तो हम इसी फॉर्मूला के हेल्प से इंडक्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यानी इंडक्टेंस का अभी हम दो फॉर्मूला आपको निकाल दिए, एक इंडक्टेंस का वैल्यू 5 बाई आई, एक का वैल्यू हमारा इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए n 5 बाई आई। एक और हम फॉर्मूला निकालेंगे आपका इंडक्टेंस का जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड रिलक्टेंस के फॉर्म में। तो also we know that flux phi equal to mmf by reluctance, mmf by reluctance। mmf का वैल्यू n इंटू आई और रिलक्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ni बाई कितना s होगा हमारा। इस 5 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, इसको हम नंबर 2 कर रहे हैं। Substituting the value of phi equal to ni by s in इक्वेशन 2। तो इस केस में L का जो वैल्यू होगा वो हमारा n बाई आई इंटू फ्लक्स फाई का वैल्यू n इंटू आई बाई कितना, ये हमारा, यानी आपका कितना होगा, आई आई कैंसिल, n स्क्वायर बाई कितना s, यानी सेल्फ इंडक्टेंस L का जो वैल्यू हो गया वो नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, रिलक्टेंस हमारा। यहाँ इसी को आप लिख सकते हो L इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई s का वैल्यू हमारा जो होता है वो 1 बाई म्यू इंटू L बाई ए के बराबर होगा हमारा, और इसी को हम सिंप्लीफाई करें तो n स्क्वायर हमारा म्यू इंटू ए बाई कितना L हमारा। तो तीसरा एक फॉर्मूला हम लोग बना दिए इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का। आपको यदि क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स पता हो और रिलक्टेंस का वैल्यू दिया हो तो उस केस में हम इंडक्टेंस का फॉर्मूला इसके हेल्प से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडक्टेंस का वैल्यू इस फॉर्मूला के हेल्प से भी। यदि आपको क्वेश्चन में मैग्नेटिक जो मटेरियल दिया हुआ है और उस मैग्नेटिक जो मटेरियल का कितना हमारा परमियाबिलिटी है, आपका कितना रिलेटिव जो परमियाबिलिटी है, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता हो, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ पता हो, तो उस केस में हम इंडक्टेंस का वैल्यू इस फॉर्मूला से
कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो यहाँ से आपका इंडक्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए हम आपको 4 फॉर्मूला बता दिए। तो यहाँ समरी यहाँ देख लेंगे। इंडक्टेंस का 4 फॉर्मूला, पहला हम लोग बनाए L इक्वल टू 5/I, दूसरा हमारा L इक्वल टू N इंटू 5/I, तीसरा हमारा L इक्वल टू N²/S, और चौथा हम बना दिए L इक्वल टू N²/S का वैल्यू 1/μ इंटू L/A। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, म्यू इंटू N²A/L। तो कौन सी फॉर्मूला कब यूज करोगे ये आपको डिसाइड करना है। यदि क्वेश्चन में फ्लक्स और करंट का वैल्यू नोन है तो हम इंडक्टेंस का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। यदि हमारा क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ, फ्लक्स दिया हुआ, करंट दिया हुआ है तो उस केस में हम सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस वैल्यू को निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स भी पता हो, रिलक्टेंस भी पता हो तो उस केस में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो और रिलक्टेंस का वैल्यू ना देके आपका मैग्नेटिक के मटेरियल के बारे में दिया हो तो उस केस में हम लोग आपको इस फॉर्मूला से हम एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। एस का फॉर्मूला क्या है, 1/μ इंटू L/A। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपका इंडक्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा। ये अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज के बारे में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज को समझने के लिए हमने 2 कॉइल कंसीडर किया है, जिसमें एक कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और दूसरे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और ये दोनों जो कॉइल को हम नियरेस्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं एज पर एज पॉसिबल। तो यहाँ पर इसी चीज को हम यहाँ पर मेंशन किए हैं। लेट अस कंसीडर 2 कॉइल्स हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स N1 and N2 respectively which are physically located nearest to each other as shown in figure। तो यहाँ पर 2 कॉइल कंसीडर किए हैं, जिसमें एक कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और दूसरे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और ये दोनों कॉइल को हम फिजिकली आपका लोकेट किए हैं, हम लोग एक दूसरे के नजदीक रखे हुए हैं एज पर एज पॉसिबल, मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस पर हम रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम मान रहे हैं कि इस कॉइल में हम करंट में फ्लो करा रहे हैं I1। इस साइड हमारा कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब N2 जो नंबर ऑफ टर्न्स का जो कॉइल है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसमें, हमारा जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। तो इस फिगर से आपको पता चल रहा है कि हम करंट जो फ्लो कराए हैं इस कॉइल में जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और कॉइल N2 में कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं हो रहा है। अब जैसे ही आप करंट इसमें फ्लो कराओगे तो ये करंट हमारा फ्लो कैसे होगा, इसका मतलब है कि इस पर हमारा क्या है, यहाँ पर हम एक सप्लाई से इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं। जब जैसे ही सोर्स से इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ से करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। जब ये करंट हमारा कॉइल हमारा जो है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, जब ये करंट इससे पास होगा हमारा, तो करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का प्रोडक्ट जो होगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा। उस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते यहाँ पर क्या होगा, हमारा फ्लक्स आपका इस कॉइल में सेटअप होगा। जो फ्लक्स हमारा इस कॉइल में सेटअप होगा, यदि ये हमारा कॉइल इसके नजदीक में नहीं रखा होता तो उस केस में ये सारा का सारा जो फ्लक्स सिर्फ इसी जो कॉइल में हमारा क्या होता है, लिंक करता है। लेकिन जब इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पर यदि कोई फ्लक्स रखा हुआ है तो उस केस में हमारा इस करंट के चलते इस कॉइल में हमारा जो है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, हमारा इस करंट के चलते हमारा इस कॉइल में जो फ्लक्स हमारा
जनरेट होगा वो सारा का सारा फ्लक्स सिर्फ इसी कॉइल में हमारा लिंक नहीं करेगा, इसका सम जो पार्ट होगा हमारा, वो हमारा जो फ्लक्स जो होगा ये दोनों का जो कॉमन जो पाथ है उसमें भी लिंक करेगा, और कुछ फ्लक्स जो होगा सिर्फ इसी कॉइल में लिंक करेगा। तो यहाँ पर देखो हम दो फ्लक्स दिखाए हुए हैं, एक जो फ्लक्स हमारा φ1 है जो सिर्फ N1 नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल है उसमें हमारा क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और एक फ्लक्स हम φ2 दिखाए हैं जो देख रहे हो N1 और N2 का जो कॉमन पाथ है उसमें हमारा क्या ये फ्लक्स पास कर रहा है। तो ऐसा फ्लक्स जो हमारा कॉमन जो पाथ में फ्लक्स पास करेगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I1 के चलते, तो ऐसे फ्लक्स को हम बोलेंगे म्यूचुअल फ्लक्स। ऐसे वो क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स। और समटाइम्स म्यूचुअल फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं φm से, म्यूचुअल फ्लक्स को φm से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा म्यूचुअल जो फ्लक्स का जो काम कर रहा है वो कौन है, φ2 है हमारा, और ऐसा फ्लक्स जो सिर्फ इसी कॉइल में हमारा लिंक करेगा, तो ऐसे फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे सेल्फ फ्लक्स। यानी यहाँ पर φ1 को सेल्फ फ्लक्स बोलेंगे और φ2 को क्या बोल देंगे, म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। और ये जो फ्लक्स हमारा सेटअप होगा आपका कॉमन जे पाथ में, और हमारा N1 जो नंबर ऑफ टर्न्स के कॉइल में वो जो फ्लक्स होगा हमारा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, और इस फ्लक्स के चलते जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा कॉइल में, ऐसे जो वोल्टेज को हम यदि मान लो वोल्टेज इंड्यूस ड्यू टू दिस फ्लक्स φ1 के चलते होगा, तो ऐसे जो वोल्टेज को हम बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, और म्यूचुअल फ्लक्स के चलते हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस होगा आपका सेकेंडरी साइड में हमारा मतलब इस कॉइल में है, तो इस वोल्टेज को हम बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस वोल्टेज। यानी यहाँ पर जब I1 हम फ्लो कराएंगे I2 का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पर E1 को हम बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज और U2 को बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस वोल्टेज। क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस वोल्टेज। यानी आपका यहाँ पर हमारा क्या हो गया, φ1 और φ2 हमारा जो फ्लक्स है, इस φ1 को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ फ्लक्स, और φ2 को बोलेंगे म्यूचुअल फ्लक्स। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये जो φ2 हमारा जो फ्लक्स हमारा कॉमन पाथ में हमारा जो पास करेगा और ड्यू टू करंट किसके चलते, I1 के चलते, तो हम लिख सकते हैं φ2 प्रोपोर्शनल टू किसके चलते, I1 के चलते। अब यहां से प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई यूज करेंगे, तो इस φ2 को हम बोल दिए कितना, m इंटू कितना I1, जहां m हमारा एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, जहां पर m को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। हियर m इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, m को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे, और दैट इज यहां से m का जो वैल्यू होगा वो कितना, φ2 बाई कितना I1, φ2 बाई I1। यहां से फ्रॉम फिगर से यदि हम E2 का वैल्यू लिखें, E2, तो E2 हमारा क्या होगा, ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ड्यू टू हमारा म्यूचुअल फ्लक्स के चलते, तो इस केस में E2 का जो वैल्यू होगा वो कितना, N2 d∅2 अपन कितना dt। ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो कॉइल हमारा जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N2 है, तो आपका अकॉर्डिंग टू सेकंड जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से E2 का वैल्यू N2 d∅2 अपन कितना dt। और यहां से इसको हम 1 कह रहे हैं। अब यहां से φ2 का जो वैल्यू है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसके बाद इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, substituting the value of φ2 equal to m into I1 in equation 1।
तो इस केस में E2 का जो वैल्यू होगा वो N2 d अपॉन dt और phi2 का वैल्यू कितना m इंटू I1 दैट मीन्स N2 इंटू m di1 अपॉन dt। E2 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा वो N2 और m का वैल्यू हम यदि पुट करते हैं तो m का वैल्यू कितना है phi2 इंटू I1। हमारा इस m की वैल्यू को यहां हम सब्स्टिट्यूट कर लिए di1 अपॉन कितना dt दैट इज इस फैक्टर को हम m से डिनोट करें m di1 अपॉन dt। इसी m को हम लोग क्या बोले थे म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज m का जो वैल्यू होगा वो कितना N2 इंटू phi2 बाई कितना I1। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल गया। यहां पर अगेन देखो जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था वही है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू क्या फ्लक्स डिवाइडेड बाय करेंट। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू निकालेंगे वो डिपेंड करेगा हमारा किस करंट के चलते। यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ड्यू टू करंट I1 के चलते निकालोगे तो उस समय हम नंबर ऑफ टर्न्स जो लेंगे वो क्या जब I1 के चलते कंसीडर करोगे तो I1 देख लेना किस कॉइल में हमारा फ्लो कर रहा है। तो ये तो कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स N1 में है तो हम जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करेंगे तो जिधर सप्लाई दोगे उसका नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हम क्या जिधर हम सप्लाई नहीं दे रहे उसका नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N2 हमारा और ये जो हमारा N2 जो हमारा हुआ तो इसमें हमारा ये जो फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है ये फ्लक्स किसके चलते हो रहा है ड्यू टू phi2 के चलते phi2 और डिवाइडेड बाय कितना ये फ्लक्स हमारा किसके चलते आया ड्यू टू करंट I1 के चलते ये। तो सिमिलरली यदि हम कह दें यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I2 यानी I2 के चलते आप निकालोगे तो उस समय इंडक्टेंस का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा N1 इंटू कितना phi1 और डिवाइडेड बाई कितना I2। तो सिमिलरली इसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली m का जो वैल्यू होगा वो कितना N1 इंटू phi1 बाई I2 ड्यू टू करंट I2 के चलते। यदि हम करंट I2 के चलते यदि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालें तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा वो N1 इंटू phi1 डिवाइडेड बाई कितना I2। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स जिस साइड से करंट फ्लो करा रहे हो उसका नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लेना है जिधर हम करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं उसका नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स लेने के बाद हमारा उस कॉमन के पाथ में जो फ्लक्स होगा वो हम मल्टीप्लाई बाई वो जो फ्लक्स कॉमन पाथ में होगा जिस करंट के चलते होगा वो हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के चलते जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स N2 में उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो यहां पर आपका क्या है द वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉमन जे पाथ ड्यू टू म्यूचुअल फ्लक्स इज नोन एज म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज। यानी इस phi2 के चलते हमारा इस कॉइल N2 में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उस वोल्टेज को हम बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज। और इस सेल्फ फ्लक्स के चलते जो हमारा इस कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज। यानी यहाँ पर E1 हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज है और E2 हमारा क्या है म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज है। कब जब हम करंट I1 फ्लो कराएंगे। द वोल्टेज
induced the voltage induced due to self flux is known as self-induced EMF. The voltage induced due to mutual flux is known as mutually induced voltage. Here E1 is called self-induced voltage. E2 is called mutually induced voltage. When I1 इक्वल टू 0, जब हमारा I1 का वैल्यू 0 होगा और I2 हमारा फ्लो करेगा एंड करेंट flowing in coil N2B I2. In that case, इस केस में म्यूचुअली आपका इंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो हमारा N1 इंटू phi1 डिवाइडेड बाई I2. ये mutual inductance is measured in Henry और इसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो ये टोटल आपका क्या था कंसेप्ट हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज का कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको एनालॉगस बिटवीन मैग्नेटिक जे सर्किट एंड इलेक्ट्रिक जे सर्किट, और वहां पर हम लोग उसी में आपको बता देंगे आपको फ्लेमिंग जे लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और एक बच गया BH कर्व और हिस्टैरिसीस लॉ, जो कि हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।